Hello everybody. In this video, we will be continuing the ABM component of CAB exams marathon series, and as you know that your exam is on 24th of November, तो आई होप कि सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होंगी. अगर कोई भी इशू आ रहा है प्रिपरेशन में, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस एट hello@edutap.co.in या फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी जो भी क्वेरी है उसको जो है कमेंट कर सकते हैं. फाइन. तो स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन सीरीज. एजेंडा विल बी द सिमिलर एज वी हैव डन इन द पास्ट कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इट विल बी प्रोवाइडेड इन द पीडीएफ. तो स्टार्ट करते हैं सेशन. इन 2017 several associate banks were merged with the SBI. How many associate banks were amalgamated with the SBI during this particular process? तो कितने banks थे? They were what? 5. Fine. कौन से थे? You can pause the video and see. State Bank of Bikaner, Jaipur, Hyderabad, Mysore, Patiala and Travancore. Next is the term succession planning in a business context refers to which of the following? Succession planning क्या आपको समझना है? जो कीवर्ड है वो होगा जो आपके सीईओ हैं कंपनी के, उनकी रिप्लेसमेंट कौन है, किसको आप देखते हो. फाइन. इससे थोड़ा सा याद रहेगा आपको. अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द वेंडर्स फॉर की बिजनेस ऑपरेशंस, अ बिजनेस स्ट्रैटेजी for passing the leadership roles to other employees, or a strategy for rapid expansion of the company's operation. Option C will be the right answer कि आपने basically groom करना है अपने potential employees को so that वो higher और you can say senior management की post को acquire कर सके in future. In the complex process of job analysis, the data collection step plays a crucial role. Which of the following activities are involved in this step? तो आप बोल सकते हो जॉब एनालिसिस जो है एज वी नो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, बट इसके अंदर आपके जो डेटा कलेक्शन का स्टेप है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल. जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होगा हाउ विल यू एनालाइज इट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ डेटा कलेक्शन? First statement says that collaboratively you will design the organization's mission and vision statement with the input from all the employees, administering the psychological assessments to employees to evaluate their emotional intelligence. Fine. इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है कि नहीं होती ये आपने बताना है. कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट एनालिसिस टू असेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ योर जॉब रोल सैलरी. Then systematically gathering the information about the duties, responsibilities, qualifications, skills and other pertinent attributes of a specific job or role within the organization. तो option D will be the right answer. Why? Because आपको systematically सब कुछ जो है वो gather करना चाहिए in the data collection step. फाइन. तो यहाँ पे आप देखेंगे HRD एंड इट्स सबसिस्टम के अंदर आता है ये. इट इज़ इन द यूनिट नंबर 10 ओनली. फाइन. यूनिट 10 जो है आपका ABM का, उसके अंदर दिस टॉपिक इज मेंशन्ड. एंड यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है डेटा जो डेटा कलेक्शन है वो कौन से स्टेप में होता है. द डेटा कलेक्शन स्टेप इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली गैदरिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक जॉब और रोल. तो डेटा कलेक्शन का जो स्टेप है इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि आपके पास जो कीवर्ड है दैट इज सिस्टमैटिकली. फाइन. एक और अनदर वन इज कॉम्प्रिहेंसिव. फाइन. दोनों के दोनों आपने याद रखने हैं वर्ड्स अगर डेटा कलेक्शन की बात हो रही है आपके जॉब एनालिसिस प्रोसेस में. फाइन. बाकी जो ये इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है आफ्टर दिस वीडियो इज़ ओवर, आपको जब पीडीएफ मिलेगा आप तब इसको पढ़ सकते हैं इन डिटेल, या फिर आप अभी अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं जैसे तो पॉज करके भी इसको आप पढ़ सकते हैं. बट हाईली रिकमेंडेड कि आप पूरा का पूरा जो है ये ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें. Soumya is a customer service representative at VMart, a leading e-commerce company that prioritizes excellent customer interactions. To continually enhance its customer service skills, VMart implemented a comprehensive customer service training program designed to cover various aspects of customer interaction, problem solving and effective communication. फाइन. तो VMart एज यू नो कि एक ई कॉम की कंपनी है और यहाँ पे एक आपके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है मिस सौम्या. तो वो जो मतलब अपने कस्टमर सर्विस स्किल्स के लिए जो जानी जाती है कंपनी, तो वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है इनकी. आफ्टर द ट्रेनिंग वी मार्ट कंडक्टेड एन इवेल्युएशन टू असेस द प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस बाय एडमिनिस्टरिंग अ टेस्ट टू द
participants, which level of the training evaluation does this scenario present? तो आपको पता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है हमारे यूनिट नंबर 11 में, वहाँ देखते हैं तो बिहेवियर लेवल पे होगा, फंक्शनल लेवल पे होगा, रिएक्शन लेवल होगा या लर्निंग लेवल होगा इस पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर। अब देखो केस स्टडी जो ये है ना, यहाँ पे फोकस क्या करना है आपने, सबसे पहला तो यही कि द वी मार्ट कंडक्टेड योर इवेल्युएशन टू असेस द प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस। फाइन, कितना इफेक्टिव है आपका प्रोग्राम ये देखना है, तो किस लेवल पे आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो को जज करोगे। प्लस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि कस्टमर सर्विस स्किल को एनहांस करना चाहता है वी मार्ट थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड दे ऑल्सो वांट to address various concerns like customer interaction, problem solving and effective communication। तो ये जो keywords हैं ये हमेशा आपने याद रखने, चीज़ें easy हो जाएंगी। learning level will be the right answer। behavioral, functional और reaction level क्यों नहीं होगा, एक एक करके देखते हैं उसे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रोल एंड इम्पैक्ट इन द लर्निंग। बिहेवियरल लेवल क्या होता है बेसिकली, द बिहेवियरल लेवल ऑफ ट्रेनिंग evaluation focuses on assessing the extent to which the participants apply the knowledge and skills learned during the training in their actual work environment। फाइन, तो बेसिकली पार्टिसिपेंट्स जो लर्न करते हैं एंड इंडिविजुअल लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, दैट इज कवर्ड अंडर द बिहेवियरल लेवल। फंक्शनल लेवल पे क्या होगा, द फंक्शनल लेवल ऑल्सो नोन एज योर रिजल्ट्स लेवल, ये भी याद रखना है आपने, रिजल्ट लेवल हो चाहे फंक्शनल लेवल हो, वन एट द सेम थिंग। फोकस इज ऑन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग और ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। फाइन, जो आपने ट्रेनिंग ली है उसको जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उसकी रेपरकशन स्टडी करूंगा, देन फंक्शनिंग लेवल आएगा। आफ्टर दैट रिएक्शन लेवल जो है, it is the process of evaluation that focuses on assessing the participants immediate reaction and perception of the training program। कि आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद एक फीडबैक फॉर्म जो है वो पकड़ा दिया गया है और अब आप बताओ कि कैसा लगा आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज योर रिएक्शन लेवल। लर्निंग लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे we focus on assessing the extent to which the participant had acquired the intended knowledge, skill और the attitude from the training। तो जो हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जितने ही प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर फाइनल असेसमेंट जिसे हम बोल सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया या फिर हमने जो रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कितना इनकलकेट किया, दैट विल बी डन इन द लर्निंग लेवल। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। HRM कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट सब सिस्टम। व्हाट आर दीज 3 सब सिस्टम्स, कौन से हैं ये 3 सब सिस्टम बताइए। स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, एनालिसिस है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल एंड मेंटेनेंस है, या रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल एंड मेंटेनेंस। फाइन, सब सिस्टम जो है HRD के, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल एंड मेंटेनेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, आपके जितने भी रिकॉर्ड कीपिंग है, पे रोल है, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन है या कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स है। डेवलपमेंटल लेवल पे क्या होता है बेसिकली आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हमने अलग अलग अभी देखा, बिहेवियरल लेवल एंड एवरीथिंग, वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा। करियर प्लानिंग की बात होती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। तो डेवलपमेंटल सब सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू द ग्रूमिंग ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स ऑल्सो, पोटेंशियल एम्प्लॉयज ऑल्सो। मेंटेनेंस सब सिस्टम क्या होता है, इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। मतलब जैसे कि आपके जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्टली आपकी जो सैलरी कंपोनेंट है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता ऑन मंथली बेसिस, बट एम्प्लॉय रिलेशन हो गया, जैसे कॉम्पनसेशन एंड योर बेनिफिट्स जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है आपको, एंड दी वर्क लाइफ बैलेंस। फाइन, तो हो सकता है इस बार ये मेंटेनेंस सब सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाए बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये टॉपिक इन दी न्यूज़ एज वेल। फाइन, बैंक्स में तो है ही है स्टार्टिंग से, बट न्यूज़ में भी आजकल ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से इसके बारे में बात हो रही है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। फाइन, सो दीज 3 सब सिस्टम्स कलेक्टिवली कवर दी वेरियस फंक्शन एंड एक्टिविटीज विद इन दी HRM। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट सेज कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, अब एडल्ट लर्निंग की बात होनी स्टार्ट हो गई है, विच प्रिंसिपल हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एडल्ट्स रीशेपिंग देयर perceptions and beliefs about the learning experience and its value। फाइन, तो
कौन से हैं? मोटिवेशन के अंदर होता है ऐसा, सेल्फ डायरेक्टेड एडल्ट लर्निंग में होता है, ओरिएंटेशन में होता है, या एक्सपीरियंशियल में होता है? इट इज़ दी ओरिएंटेशन ओनली. व्हाई इट इज़ ओरिएंटेशन? बिकॉज ओरिएंटेशन इज वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग proposed by Malcolm Novels. ये नाम आपने याद रखना है. Fine. This principle emphasizes on the importance of adults reframing their emotion and assumption about the experience and value of learning. कि आपने एक पर्टिकुलर लर्निंग प्रोग्राम में से अपने जो भी सीखा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में से, उसके थ्रू, उस प्रोग्राम के बाद आपने कितना रिफ्रेम किया अपने इमोशंस को, अपने एजम्पशंस को अबाउट दी experience and value of learning. Adults come to learn about wealth of come to learning with the wealth of experience and knowledge. Fine. However, the beliefs which are formed in a time span, that what is important to learn and how learning should take place, it may or may not be helpful. The orientation principle suggests that adults need to be open to changing their perspective about learning. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? एडल्ट लर्निंग का जो ये फेज है, यहाँ पे क्या होता है, जो एडल्ट्स हैं ऑब्वियसली उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं वो लाइफ का. फाइन. दे आर नॉट इन्फेंट्स, नीदर दे आर यू कैन से टीनेजर्स. फाइन. यूथ स्टेज जो है उसके अंदर हैं वो, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उनको कुछ आता ही नहीं है. लाइफ एक्सपीरियंसेस से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीखा है. अब उस रिजिड माइंडसेट के साथ अगर कोई भी लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो, देन यू टेंड टू आस्क क्वेश्चन. क्रॉस क्वेश्चनिंग विल बी देयर. तो हो सकता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो उनका डाउनपोर जो है वो हो व्हेन यू आर अटेंडिंग अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट ऐसा जो है वो ना हो. इसके लिए क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोसेस. कि आप एडल्ट लर्निंग के ओरिएंटेशन साइकिल में क्या समझाते हो अपने पार्टिसिपेंट्स को, कि आपको जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कैसे करनी है. दे नीड टू बी विलिंग टू चैलेंज देयर एजम्पशंस एंड कंसीडर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग. फाइन. फ्लेक्सिबिलिटी जो है एडल्ट्स में होनी चाहिए इफ दे आर ट्राइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू. Fine. The traditional concept of task and job has received criticism for its approach towards the individuals. Task and job basically वही है कि आपने एक पर्टिकुलर टास्क पिक करा और उसका जो कंप्लीशन है बस वो, या बीच में जो भी हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है. Which of the following is one of the main criticism of this perspective? First says that it does not emphasize on the importance of creativity and innovation in the workplace. फिर है, it does not encourage a strong sense of individuality and independence among the employees. फिर it treats individuals as isolated machines, using them as the means to achieve a particular product. Or it says that it does not promote any sense of collaboration and team spirit among the employees. तो सारे के सारे क्रिटिसिज्म ही है इसके टास्क एंड जॉब के, बट कौन सा सबसे बेटर है इन 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन सी according to this particular question is the most important, or you can say most highlighted criticism of task and job concept. So it treats the individual as isolated machines, using them as means to achieve a particular project. Fine. तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में आइसोलेटेड यूनिट्स की तरह लेते हैं आप इंडिविजुअल्स को, एंड यू डू नॉट टॉक अबाउट एनी टीम वर्क, or you do not talk about any innovation as well. It tends to neglect the human aspect of the work and treat the individual as means to achieve a product or an output. It basically dehumanizes the work environment. तो आपने टास्क एंड जॉब के अंदर जो कीवर्ड याद रखना है वो है dehumanization. फाइन. dehumanization of the workplace. बस ये अगर याद हुआ तो आपके पास चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन आ जाए, आप करेक्ट ऑप्शन ही मार्क करके आने वाले हो एग्जाम में भी. एट एकेडमिक लेवल, टैलेंट इज ऑल अबाउट डैश सीज. डैश डील्स विद द हेड और माइंड बीइंग एबल टू डू. फाइन. तो वेरियस सीज आर देयर. तो कौन सा है, कितने सीज हैं एक टैलेंट मैनेजमेंट में, वो आपको बताना है. देयर आर 3 सीज एंड योर कॉम्पिटेंस लेवल डील्स विद व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन योर हेड, कि आप अचीव कर पाओगे प्रोजेक्ट में जो भी बोला गया कंपनी द्वारा या नहीं. तो टैलेंट मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंसी, योर कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. Competency deals with the head or the mind and the ability to understand and execute the tasks
सक्सेसफुली। कमिटमेंट क्या है? हैंड्स एंड फीट, जो आपने टास्क करनी है, एक्शन बेसिकली, इट इज़ द कमिटमेंट। कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि आप कितनी शिद्दत से वो काम कर रहे हो, यूजिंग योर हार्ट, वेदर यू आर डूइंग इट वेल और नॉट, 100% आप दे रहे हो अपना इमोशन वाइज की नहीं। फाइन। तो हेड और माइंड, और आप बोल सकते हैं कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन ऑल दो सेम सेम ही लगते हैं, बट हमें जो याद रखना है वो कीवर्ड्स याद रखना है, सो दैट एग्जाम में हम कुछ भी गलत ना करें। कॉम्पिटेंस इज ऑल अबाउट बीइंग एबल टू डू समथिंग, हाउ स्ट्रॉन्ग हेडेड यू आर। फाइन। हेड की अगर बात हो रही है तो आप बोलोगे किसकी बात होएगी? कॉम्पिटेंसी की। फाइन। कॉम्पिटेंसी की बात होएगी व्हेन यू टॉक अबाउट कि कितना रिजिड माइंड, रिजिड नहीं, कितना स्ट्रॉन्ग और रिजिड भी बोल सकते हो, खैर स्ट्रॉन्ग और रिजिड माइंड सेट है आपका। फाइन। माइंड, हार्ट एंड योर, यू कैन से द फिजिकल जो अपीयरेंस है उसके अंदर, हैंड एंड फीट, हैंड और फीट की हम बात करते हैं। तो यही है तीनों 3 C's टैलेंट मैनेजमेंट में भी। कॉम्पिटेंस क्या बोलेगा? दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे आप करोगे उसको अचीव, एक पर्टिकुलर टास्क को। कंट्रीब्यूशन, कितनी शिद्दत है आप में उसको करने की। एंड कमिटमेंट इज कि आप कितना उसमें जोर लगा सकते हो। फाइन। कितने अपने हाथ पैर चलाओगे आप। Which of the following terms refer to the specific areas within the organization or a job role where an individual, team, or department is expected to focus in order to achieve their goals and objectives effectively, representing the critical areas and of performance that are essential for the success of an organization or an individual। देखो, अगर आपको स्टेटमेंट ज़्यादा लंबी लगती है ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट की जो चीज़ें हैं वो पढ़, लास्ट की जो लाइन होती है ना वो पढ़नी है। एग्जाम के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, और अपना जो आंसर है उसको टिक करके आना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट जो है काफ़ी बल्की बल्की होती है हमारे पास, लेट से 6 और 7 लाइन्स जो है वो गिवन रहती हैं, बट एंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो बिल्कुल लास्ट लाइन में होता है। तो अगर आप सिंपली वो क्वेश्चन भी पढ़ के आंसर दे दोगे ना तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें बताओ आप कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? दैट इज योर की परफॉर्मेंस एरियाज। केपीआईज, केपीएस, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सारे अलग अलग हैं इन योर टैलेंट मैनेजमेंट। बेसिकली द टर्म बीइंग रेफर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज योर की परफॉर्मेंस एरिया। की परफॉर्मेंस एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द की एरियाज ऑफ फोकस एंड अटेंशन दैट आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस। फाइन। दे आर द broad categories or the dimensions of the performance of an individual, performance that an individual or team or department needs to prioritize and excel in the excel in to contribute to the overall success of the organization। बेसिकली क्या है कि आपने जो जो की एरियाज फिगर आउट करे हैं, कि सपोजिंगली एक टास्क मिला, सबसे पहले तो टास्क ही मिलेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए आपको कौन से एलिमेंट्स चाहिए, चाहे वो उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है या फिर वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है जो हैंडल कर रहे हैं उस टास्क को। सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स आप शॉर्टलिस्ट करोगे दे विल बी अ पार्ट ऑफ केपीए। केपीआई क्या होता है? दे आर द स्पेसिफिक और मेजरेबल टारगेट्स और द बेंचमार्क्स दैट आर सेट विद इन ईच केपीए टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और गोल। फाइन। तो यू कैन से कि केपीएस जितने भी आपने बनाए हैं उनके जो माइन्यूट टास्क हैं, जो माइनर टास्क हैं, जो बिल्कुल यू कैन से सब टास्क हैं, उनको एनालाइज करने के लिए हम क्या पैरामीटर यूज करते हैं? केपीआईज। फिर है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिफिएबल मेजर और द इंडिकेटर यूज टू evaluate and track the performance in the specific areas. They are the tools used to assess the level of achievement or progress within a particular KPA। तो KPA जो है बेसिकली यही है सब कुछ करता धरता आपका टैलेंट मैनेजमेंट के मैट्रिक्स का। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लगा लो या फिर KPIs लगा लो, दे आर जस्ट अ सब सिस्टम प्रेजेंट इन योर KPAs। केपीए समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से इसको पॉज करो और पढ़ो, बिकॉज इतना मुश्किल भी नहीं है। केपीएज आर बेसिकली द स्पेसिफिक एरियाज और द डोमेन्स ऑफ परफॉर्मेंस दैट आर क्रिटिकल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और टीम और इंडिविजुअल टू अचीव देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। इसको पढ़ने के बाद आपको आना चाहिए केपीए का मतलब। नहीं आ रहा तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये जो पूरा का पूरा है। which of the following term refer to the specific area within the organization
or a job role where the individual team or department is expected to focus in order to achieve their goals and objectives effectively, representing the critical areas of performance that are essential for the success of the organization or individual. Fine. तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, इनके क्रिटिकल एरियाज कौन से हैं जहाँ पे फोकस करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे और इंडिविजुअल भी ग्रो करे। ऐसे पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं? की परफॉर्मेंस एरियाज। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इस साल आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय केपीएस। फिर आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज बीइंग रेफर्ड टू व्हेन इट इज डिस्क्राइब्ड एज more time consuming but providing much detailed and accurate data about the activities performed and their methods of execution। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आपको इनमें से कुछ पता भी नहीं है ना, मतलब आपने पूरा पूरा डेटा कलेक्शन वाला मेथड नहीं पढ़ा है, देन ऑल्सो बाय वे ऑफ कॉमन सेंस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। The method of data collection which is more time consuming but provide much detail and accurate data about the activities performed and their methods of execution। तो observation is the qualitative research method जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, described as more time consuming but providing much detail and accurate data। Fine. It involves directly observing and recording the people behavior, action, interaction and when the यहाँ से देखो, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स रिसर्चर टू बी फिजिकली प्रेजेंट एंड अटेंटिव फॉर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड टेकिंग डिटेल्ड नोट्स और द रिकॉर्डिंग्स। फाइन। ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि चलो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड तो है ही है, बट ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया और वो बस ऑब्जर्व ही करी जा रहा है। नो, नोट भी करेंगे। फाइन। notes will be there, various data will be extracted from the observation as well। तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगेन सबसे बढ़िया मेथड बोला जाता है इसको ऑफ व्हाट, ऑफ डेटा कलेक्शन। 26 क्वेश्चन एक बारी पढ़ के देखो आप, क्या है ये। Okay, so statement 1 says that primarily there are two ways the organization can ensure that people have the required skills। organization जो है उसके पास दो तरीके होते हैं कि आप ensure करो कि जो employees हैं आपके they have the required skills। इधर उनको अपग्रेड करते रहो, जो उनकी स्किल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स अपग्रेड करते रहो, या फिर गेट न्यू पीपल विद द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड स्किल। ये दो तरीके ही होते हैं, है ना। या तो आप जो स्किल सेट है अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ का वो इम्प्रूव करो, या फिर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करो जिनमें वो स्किल हो। फाइन। स्टेटमेंट 2 says that the cost of acquisition of new people will always be less than the cost of skill upgradation of the existing workers। फाइन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपने बस स्टेटमेंट बतानी कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू पीपल विल ऑलवेज बी लेस, दिस ऑलवेज इज द कीवर्ड हेयर, दैन द कॉस्ट ऑफ स्किल अपग्रेडेशन। हो सकता है आप जो न्यू एम्प्लॉय हायर करो अपने कंपनी में, उनका जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है या फिर उनकी जो प्रीवियस कंपनी में सैलरी है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ स्किल अपग्रेडेशन। फाइन। तो वेरियस फैक्टर्स आर देयर जिनकी वजह से स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट। विद द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन and new private sector banks, existing banks adopted several strategies to stay competitive। Fine, ये है यहाँ पे। Which of the following measures were implemented by these banks? ओके, तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए कौन से बैंक्स कौन सी टेक्निक्स लगाई है बैंक्स ने, वो आपको बताना है।
सबसे पहला बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग स्टार्ट करी है, वीआरएस दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर दे हैव इम्प्लीमेंटेड सीबीएस बेस्ड ऑपरेशंस। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टैलेंट मैनेजमेंट में आता है ये। एंड the business processing outsourcing, that is BPO, is a strategy where the banks outsource several non-core functions. Non-core function कौन से होगा, जैसे कि telecalling, fine, and your marketing functions will be there, or for that matter मार्केटिंग के अलावा आपके पास कौन से फंक्शन हो सकते हैं, आईटी का कोई फंक्शन है, फाइन, जो आपने सॉफ्टवेयर प्रोक्योर करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वीआरएस इज आल्सो अ रियलिटी कि वीआरएस जो है वो एम्प्लॉयज़ को दिया गया था पहले भी, एंड राइट नाउ ऑल्सो चर्चा चल ही रही है, आपको पता होगा बीइंग अ बैंकर। सीबीएस भी इम्प्लीमेंट किया है हमारे वेरियस बैंक्स ने इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं एनालाइज करके ही समझ में आएगा, जॉब एनालिसिस का क्वेश्चन है वैसे भी, फाइन। तो क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए। AH&C Group, a multinational corporation, has decided to optimize its human resource management process. HR department has started the job analysis and job evaluation initiatives to gain a better understanding and assessment of its workforce and the job roles. So which of the three main categories of job analysis data contribute to the job evaluation process? हमने बताना है, ऑप्टिमाइज करना है हमको अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। तो थ्री मेन कैटेगरीज जो हैं कौन सी हैं जॉब एनालिसिस की, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट दोज कैटेगरीज दैट विल कंट्रीब्यूट to the job evaluation process. Work context, workman compensation, work activity, worker attributes, minimum wages, or the work hours. Option A is the right answer. That is your work context, then work activities and your worker attribute, जो compensation है, wages है, या फिर number of hours जो लगाए हैं, that is not included in your job analysis data for the job evaluation process. तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बट टू समराइज, जो वर्क कॉन्टेक्स्ट है, इट रेफर्स टू द फिजिकल एंड द सोशल एनवायरनमेंट इन द जॉब इन विच द जॉब इज़ परफॉर्म्ड। जैसे कि जो फिजिकल डिमांड्स हैं जॉब की, वर्किंग कंडीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है। फिर उसके बाद आता है आपका वर्क एक्टिविटीज़, जिसके अंदर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क्स, कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। Fine. Job analysis collect the detailed information about the work activities involved in each job role. This information is crucial for the job evaluation process as it helps in understanding the complexity, the scope and importance of each job within the organization. उसके बाद हमारा जो थर्ड करेक्ट ऑप्शन था, दैट इज वर्कर एट्रीब्यूट, कि उनकी स्किल्स क्या है, स्किल सेट क्या लेके आ रहे हैं वो इस जॉब के अंदर। फाइन, तो दिस इज अगेन वैल्यूएबल। although these categories जो यहाँ पे mentioned है अलग अलग, worker compensation is also mentioned, then your minimum wages is also mentioned and work hours is also mentioned. जो प्राइमरी टाइप्स है ना जॉब एनालिसिस डेटा के दैट कंट्रीब्यूट टू दी जॉब इवेल्युएशन, वो तीन ही है, एक्टिविटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्टेक्स्ट। फाइन, CAA से आप इसको याद रख सकते हो। जॉब एनालिसिस के अंदर क्या क्या आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं कौन से काम आते हैं, कॉन्टेक्स्ट, देन एक्टिविटी एंड योर एट्रीब्यूट्स। हाँ, इसमें एक और चीज़ बतानी है मुझे आपको कि जो जॉब एनालिसिस है एंड जो जॉब इवेल्युएशन है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। दीज आर द टू मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेसेस इन द HRM। जॉब एनालिसिस में क्या होता है, आप गैदर और एनालाइज करते हो इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब रोल। इवेल्युएशन में क्या है, इट असेसेस द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, की रिलेटिविटी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी within the job or the organization, that is covered under the evaluation. You tend to evaluate things. ऐसा नहीं है कि आपने बस एनालाइज कर दिया एंड जॉब इज डन। नो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली एंड जॉब इज डन, वो है जॉब एनालिसिस का पार्ट। इवेल्युएशन का क्या पार्ट है, यू टेंड टू
you can say basically compare things. You tend to basically judge the relative worth of each job. कि supposingly मैंने अगर एक टास्क असाइन किया है अपनी पूरी की पूरी टीम को, तो वो टीम जो है वो किस टाइम पे मुझे वो टास्क डिलीवर कर रही है, और उस टाइम को मैं इवेल्युएट कैसे करूंगा कि मेरा टास्क जो है वो कितना प्रोग्रेस में है। अगर तो वो टाइम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है मेरी टीम और उसने कम टाइम लिया है, तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आई विल बी इवेल्युएटिंग दैट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस। अदरवाइज अगर टाइम ज़्यादा ले रही है टीम, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो मेरी टास्क है इसमें टाइम लगेगा, एंड आई विल जस्ट कम्युनिकेट द सेम टू द टीम।